Hello students. So in my yesterday's video, I told you about the fundamentals of friction. तो मैंने आपको जो लास्ट में बताया लास्ट क्लास में दैट वाज व्हाट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। उसका अमाउंट कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस दैट direction of force of friction is always such that it tries to oppose the relative motion between the two surfaces in contact, right? जो दो surfaces contact में हैं, force of friction उनके बीच के relative motion को oppose करेगा। That was very important. अब मैंने आपको म्यू से इंट्रोड्यूस किया था, coefficient of friction म्यू, है ना? I told you about म्यू, but I didn't tell you about म्यू के and म्यू एस। तो जो हमने कल लिया था म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू हम ओवरऑल तीन टाइप के म्यू डिफाइन करते हैं। एक म्यू के, म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस चैप्टर में विल बी स्टडिंग ओनली म्यू के एंड म्यू एस, एंड लेटर इन द रोटेशनल डायनामिक्स विल बी डूइंग म्यू आर, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू के और म्यू एस फंडामेंटल है। वो जो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। जबकि जो म्यू आर है, म्यू आर कोई किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है। देर आर सम मैकेनिकल फैक्टर्स उन पे डिपेंड करेगा, जिसकी हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, तो जो म्यू के और म्यू एस है, इनमें है क्या, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर पहली बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने जा रही है, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज जस्ट टू बी स्टार्टेड, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, राइट? और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस केस में लगेगा व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द मोशन इज जस्ट टू बी स्टार्टेड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा उस केस में? इट विल बी म्यू एस इंटू एन, राइट? दैट मीन्स व्हाट, जो कल आपको मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया था, म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता था? जब बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है या स्टार्ट हो चुका है। अब आप उसे ऐसे ले लो, जब बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, विल बी व्हाट, म्यू एस इंटू एन। और जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया, बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया, तो जो कल बताया था उस केस में तब भी म्यू इंटू एन था, बिकॉज एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू। अब जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, दैट विल बी म्यू के इंटू एन। That means कि when body is already in motion, it's already in the relative motion with respect to the surface, with respect to the surface on which it is lying. बॉडी जिस बॉडी के ऊपर है उसके रिलेटिव इसका ऑलरेडी मोशन, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के इंटू एन। और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहली बार, when motion is to be started for the first time, मोशन जब पहली बार स्टार्ट होना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। बाकी चीजें वैलिड होंगी, जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, आपने म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कैलकुलेट की, म्यू के इंटू एन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो क्या इन ऑल द केसेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी म्यू एस इंटू एन? नो, नॉट दैट। ठीक है ना, ऐसा नहीं। और म्यू एस की वैल्यू म्यू के से थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका रीजन है कि जब मोशन पहली बार स्टार्ट होना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरलॉकिंग
मैक्सिमम होगी। और जब मोशन एक बार स्टार्ट हो चुका है, जब मोशन स्टार्ट हो गया, तो मूविंग कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरलॉकिंग उतनी नहीं होती है। मींस उसका अमाउंट, जितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग होगी, उनका नंबर कुछ कम होगा, इसलिए म्यू के की वैल्यू स्लाइटली कम होती है म्यू एस से। ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं कि म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। अब इन्हें कैलकुलेशंस में हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, लुक एट दिस। हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं, सेम 5 kg का ब्लॉक, and g की value will be using 10 meter per second square, and examiner has given that mu s is 0.5 and mu k is 0.48। मैंने mu k की वैल्यू mu s से थोड़ी सी कम ली है, ठीक है ना, 0.48। ऑल राइट, नाउ से अब इस बॉडी के ऊपर वी आर अप्लाइंग ए फोर्स इन द राइट हैंड साइड, वी आर अप्लाइंग फोर्स F in the right hand side. Is that clear? mg is downwards, reaction N is upwards, as body is neither going upwards nor going downwards, and there is no other force, there is no component of any other force in the vertical direction. These are the only forces in the vertical direction. So we can conclude that upward force will be equal to downward force, that is 5 into 10, that is 50 newtons, right? 50 newtons. This is all right. Now we also calculate that what is the value of mu k into n and mu s into n. Mu k into n becomes 0.48 into 50. So that becomes 0.48 into 50. So that is 4.8 into 5. So that will become what? 4.8 into 5. So there's 24 newtons. There's what? 24 newtons. And the value of mu s into n is 0.5 into 50. That is what? 25 newtons. ठीक है ना, आपका डेटा रेडी हो, ठीक है ना, जिनके थ्रू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द थिंग्स। यू गॉट इट, एन म्यू के इंटू एन म्यू एस इंटू एन, आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ सी, मान लो कि एग्जामिनर ने आपसे बोला कि यहाँ पे वी आर अप्लाइंग फोर्स व्हाट? एफ। हम लोग फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? एफ। नाउ सी फर्स्ट थिंग, इफ एफ इज से say this, all right, now see, F is first case है, say it's 20 न्यूटन। कितना है F? जो अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन। आप इसे कंपेयर किससे करोगे? आपके पास म्यू के इंटू एन की भी वैल्यू है, आपके पास म्यू एस इंटू एन की भी वैल्यू है। यू कंपेयर इट फ्रॉम म्यू एस इंटू एन। जैसे इसके पहले आप प्रीवियस क्लास में, when only one coefficient of friction was their mu, आप कंपेयर किससे करते थे अप्लाइड फोर्स को? अप्लाइड फोर्स मींस दैट फोर्स which is trying to cause the motion। यहाँ पे इस फोर्स के ड्यू टू मोशन कॉज करने की हम एफर्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप इसे वहां पे कंपेयर करते थे म्यू इंटू एन से, आप कंपेयर किससे करोगे? म्यू एस इंटू एन। ये उससे छोटा है, म्यू एस इंटू एन इज व्हाट? 50 न्यूटन, 25 न्यूटन। ये उससे छोटा है, आपने कंक्लूड किया नो मोशन, मोशन नहीं होगा, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। जो फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है, जितना भी नेट फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी के इक्वल हो। आप समझिए स्टूडेंट से बात, आपको कंपेयर किससे करना है? वो फोर्स, उस फोर्स को जो फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है, आपको उसे कंपेयर किससे करना है? म्यू एस इंटू एन से कंपेयर करना। आपने म्यू एस इंटू एन से कंपेयर किया और पता लगा ये उससे छोटा है, तो कंक्लूजन क्या निकला? मोशन नहीं होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी फोर्स के इक्वल 20 न्यूटन के इक्वल। अब दूसरा केस, सेकेंड केस, F is equal to 24.5 Newton. The force that we are applying is what? 24.5 Newtons. मैंने आपको देखो जानबूझ करके एक ऐसा फोर्स लिया है, इट्स डेलिब्रेट, कि जो अप्लाइड फोर्स है, दैट मीन्स कि द फोर्स विच इज causing the tendency of motion is greater than mu k into n but less than mu s into n. But you need not to worry कि ये mu k into n से बड़ा है, कोई कुछ नहीं। आपको कंपेयर किससे करना है? अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी कंपेयर म्यू एस इंटू एन से ही करना है। मोशन होगा या नहीं होगा, पहली बार आप कंपेयर किससे करोगे? म्यू एस इंटू एन से, अभी भी उससे छोटा है। अगेन यू कंक्लूडेड दैट नो मोशन, थे ना, राइट? नो मोशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? 24.5। ठीक है ना? दैट मीन्स कि जब तक वो फोर्स जो मोशन की टेंडेंसी कॉज करता है म्यू एस इंटू एन से छोटा है, मोशन नहीं होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी के इक्वल हो। ठीक है ना? और ये दोनों एग्जांपल इसलिए दिए, इस केस में अप्लाइड फोर्स म्यू के इंटू एन से बड़ा था, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अमाउंट कितना हुआ? मोशन नहीं हुआ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अमाउंट 24.5 न्यूटन हुआ। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि 24 न्यूटन होता, म्यू के इंटू एन के इक्वल होता, नहीं। और जब ये फोर्स अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन था, तभी कंपैरिजन किया म्यू एस इंटू एन से, उससे छोटा था, मोशन नहीं हुआ और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ? एग्जैक्टली उतना ही जितना आपने अप्लाई किया था, 20 न्यूटन। बट यहाँ पे थर्ड चेंज क्या है? अगर इफ एफ इज से 26 न्यूटन, now you compared again it with the mu s into n, and this force is greater than mu s into n. All right, this force is greater than mu s into n. So because this force is greater than mu s into n, motion will take place. Now motion will take place and suddenly force of friction will fall. Force of friction अब कितना हो जाएगा? It will become mu k into n, that is what? 24 Newton, right? That means what कि आप कंपेयर करोगे म्यू एस इंटू एन से, अगर फोर्स म्यू एस इंटू एन से कम है तो मोशन नहीं होगा और उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो फोर्स आपने मोशन कॉज करने के लिए अप्लाई की, जो फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है। और मैं जैसे आपसे बार बार बोलता हूँ कि मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा, आई एम नॉट ऑलवेज सेइंग कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, मैं अभी एक बार एक एग्जांपल से क्लियर। ठीक है ना? तो द फोर्स विच इज कॉजिंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन, if it is greater than mu s into n, तो मोशन होगा, suddenly force of friction will fall, it will become equal to what? Mu k into n. तो अब अगर आप इस कंडीशन में इसका इक्वेशन बनाना चाहो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 26 न्यूटन that you have applied, backward direction में फोर्स mu k into n, that is 24 newton. This is the net force in the direction of motion. Net force equals to mass m into a, that equals to 5 into a, and you can calculate the value of what? A. आप इसे a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं इसी चीज को अगर एक ग्राफ में प्लॉट करता हूं, तो इसी ग्राफ विल बी लाइक व्हाट? दिस द अप्लाइड फोर्स, दिस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब आप क्या लेंगे? द फोर्स विच इज ट्राइंग टू कॉज द मोशन। और कब ट्राइंग टू कॉज द मोशन और अप्लाइड फोर्स में क्या कभी फर्क हो सकता है? मैं एक एग्जांपल से इसके बाद क्लियर। अभी बिल्कुल सिंपल केस, ब्लॉक ग्राउंड पे और आप एक फोर्स अप्लाई करके, द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग, ओनली दैट इज द फोर्स विच इज ट्राइंग टू कॉज द मोशन। तो स्टार्टिंग में जैसा आपने देखा, आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही होगा।
जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, जैसे पिछले एग्जांपल में आपने 5 न्यूटन अप्लाई किया, मोशन नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया, मोशन नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन। आपने 15 न्यूटन अप्लाई किया, मोशन नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन। इज दैट इंक्रीज होता रहेगा। आपने जब 24.5 न्यूटन भी अप्लाई किया तो भी मोशन नहीं हुआ, क्योंकि म्यूएस इंटू एन से कम था, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 24.5 न्यूटन। ये इंक्रीज होता रहेगा। कब तक इंक्रीज हो जाएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यूएस इंटू एन। जब आपने एग्जैक्टली 25 न्यूटन इस पिछले वाले केस में अप्लाई किया, कितना? 25 न्यूटन। तो अब मोशन स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं, मोशन स्टार्ट होने वाला है। इस मोमेंट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू होगी, दैट इज व्हाट म्यूएस इनटू एन। इज दैट क्लियर? अब आपने 25 से थोड़ा सा भी ज्यादा अप्लाई किया, 25.1 न्यूटन। आपने अगर 25 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा अप्लाई किया, इमीडिएटली क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज कर दिया, और कितना हो गया? इट बिकम्स इक्वल टू, ये आ गया आपका म्यू के इंटू एन के इक्वल आ गया। अब आप 25 से ज्यादा अप्लाई कर चुके हो, म्यूएस इंटू एन से ज्यादा अप्लाई करते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब लगातार बॉडी मोशन में होगी, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी व्हाट? इट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही बना। इज दैट आपका फोर्स बढ़ता जा रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन इंक्रीज होता रहेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गॉट सैचुरेटेड, इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? म्यू के इंटू एन। This is how can you plot what I told you numerically in a graph, right? Now see, जो मैंने आपसे बोला कि all the time it's not necessary that applied force is the force that causes the motion. आप देखो, जी में एक आया था क्वेश्चन, ये एक वर्टिकल वॉल है, इसके कांटेक्ट में एक कोई 10 kg का ब्लॉक है। इन द कैलकुलेशंस विल टेक दैट जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.5। उन्होंने एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अगर एग्जामिनर केवल एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देते हैं तो आप ये मान लेना कि म्यू के और म्यू एस इक्वल है। इज दैट दोनों पैरामीटर सेम? सो नाउ म्यू 0.5 एंड दे अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। इस और फोर्स अप्लाई किया गया 200 न्यूटन। अब जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया, वो फोर्स बॉडी को वॉल के साथ स्टक कराने के लिए है, इसके मोशन कॉज करने के लिए नहीं है। अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे वो फोर्स, द फोर्स दैट इज कॉजिंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज व्हाट? इसका वेट mg, दैट इज व्हाट? 10 into 10, दैट इज 100 न्यूटन। यहाँ पे ये फोर्स है जो मोशन कॉज करने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज नॉट द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन। इस अप्लाइड फोर्स से क्या होगा? वॉल के साथ नॉर्मल रिएक्शन एन जनरेट। अगर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो, क्योंकि बॉडी ब्लॉक, जो ब्लॉक है ये वॉल के अंदर भी नहीं जा रहा, और ब्लॉक वॉल से बाहर भी इस ओर भी नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन एन विल बी जीरो। आपने जो फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन, दैट वाज टू जनरेट रिएक्शन, सो दैट जब रिएक्शन होगा तो मीन टू एन की कुछ वैल्यू आएगी फिर, और वो फोर्स रिलेटिव मोशन को रोकेगा। सो बिकॉज ऑफ द वेट mg, दिस इज द फोर्स विच इज ट्राइंग टू कॉज द मोशन। इस फोर्स के ड्यू टू बॉडी क्या है? नीचे गिरना चाह रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर रहेगा, एफ फ्रिक्शन। अब नाउ व्हाट आई हैड टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास, यहाँ पे वो फोर्स जो मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा, दैट इज व्हाट? 100 न्यूटन। आपने कैलकुलेट किया n इज 200 न्यूटन, एंड यू कैलकुलेटेड म्यू इनटू n, दैट इज 0.5 इंटू, में से 200 को आई मेक इट, में से 400 कर दे, 400 न्यूटन। सो दिस n is 400 Newton. So this becomes mu k into n 0.45 into 400, that is what? 200 Newton. अब आप कंपेयर करो, the force which is causing the tendency of motion is its weight, which is what? 100 Newton. और जो maximum value of force of friction है mu into n, that could be what? 200. तो जो force motion की tendency cause कर रहा है, it is less than mu into n, motion नहीं होगा, right? There will be no motion,
बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। और अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन will be equal to that force which is trying to cause the motion, so that will be what? 100 Newton. तो मैं आपको इस एग्जांपल से कल ये क्लियर कर रहा था कि जरूरी नहीं कि हम बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करें वही फोर्स मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा हो। यहाँ पे रादर वो फोर्स मोशन को रोकने का काम कर रहा है। आपको वो उस बीडी में, उस मैकेनिकल सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस सिस्टम में कौन सा फोर्स है जो मोशन की टेंडेंसी कॉज कर रहा है। इज दैट क्लियर? आपको उसे कंपेयर करना किससे? म्यू इंटू एन से। सो दिस द वीडियो नंबर 2 in the fundamentals of friction. In my next video, I'll take up more cases. अब आपको जो फ्रिक्शन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है वो पार्ट अब आपको आ गया है। अब उसके बाद जो फर्दर पार्ट्स हैं कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक होगा, उसके ऊपर ब्लॉक होगा, एटसेट्रा, डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है ना, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँ। ऑल राइट।